नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, कम्युनिस्टिक इकोनॉमी। इसको जानने के पहले सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि साम्यवाद क्या है। तो साम्यवाद में हम दो शब्द देख रहे हैं, साम्य और वाद। साम्यवाद का अर्थ होता है समानता की विचारधारा। यह समानता सामाजिक, आर्थिक, अवसर और न्याय की होनी चाहिए। न कोई इसमें शोषक होता है और न ही कोई शोषित होता है। न कोई अमीर होता है, न कोई गरीब होता है। संसाधन और व्यवस्था पर गरीबों और श्रमिकों का अधिकार होता है। धन और संपत्ति और संसाधनों का वितरण सब में समान रूप से किया जाता है। सबका विकास होता है और यह विकास समान रूप से होता है। साम्यवाद जो है इसका प्रतिपादन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा किया गया है। इन दोनों के द्वारा 1848 ईस्वी में लिखित पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादी घोषणा पत्र में इसका विस्तार से वर्णन है। यह समाजवाद की चरम स्थिति है और यह समाजवाद की उन्नत अवस्था है। इसमें यह मार्क्सवाद और लेनिनवाद के विचारधारा से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य एक सर्वहारा समाज की स्थापना करना है। यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें संरचनात्मक स्तर पर एक समतामूलक और वर्गविहीन समाज की स्थापना की परिकल्पना की जाती है। ऐतिहासिक और आर्थिक वर्चस्व के प्रतिमान ध्वस्त कर उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज, इसमें सरकार या राज्य शामिल नहीं है, का स्वामित्व होता है। यह निजी संपत्ति का पूर्णतः निषेध करता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में या साम्यवाद में निजी संपत्ति रखने का किसी को अधिकार नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो है वह साम्यवाद की विचारधारा से प्रेरित होकर ही आर्थिक क्रियाओं का संचालन करता है। इसमें आर्थिक प्रणाली साम्यवाद को और उसके दर्शन को पोषित करती है। उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होता है। धन व संपत्ति का वितरण आवश्यकता अनुसार समान रूप से किया जाता है। साम्यवाद वह सामाजिक अवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य लिया जाता है, लेकिन प्रतिफल का भुगतान उसकी आवश्यकता के अनुसार ही किया जाता है। इस तरह सभी व्यक्तियों को उसके ज़रूरत के हिसाब से ही धन या संपत्ति उपलब्ध कराया जाता है। इससे न कोई गरीब होता है और न अमीर होता है, न कोई शोषक होता है, न कोई शोषित होता है। समाज में आर्थिक समानता पाई जाती है। असमानता के कहीं कोई आकार या दृश्य नहीं होता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो है इसकी विशेषताओं को अब हम लोग देखते हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो जो पहला इसका विशेषता है वह है कि उत्पादन के जो साधन होते हैं या उन पर पूरे समाज का अधिकार होता है। इस व्यवस्था में सरकार या राज्य नामक संस्था की अनुपस्थिति पाई जाती है। साम्यवादी विचारधारा के लोग सरकार को और राज्य को शोषक वर्ग का पक्षधर मानते हैं। शोषक वर्ग का इसमें अंत हो जाता है और शोषित वर्ग का अधिपत्य होता है। प्रत्येक से क्षमता अनुसार कार्य लिया जाता है, लेकिन प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार उसका भुगतान किया जाता है। यह इसका सिद्धांत होता है। इसमें समतामूलक एवं वर्गविहीन समाज की स्थापना पर बल दिया जाता है। किसी को निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता है। निजी संपत्ति का पूर्णतः निषेध इसमें होता है। स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के पूरक होते हैं और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का यह प्रबल समर्थक होता है। साम्यवाद में या साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक न्याय पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें इसकी प्रबल समर्थक
विचारधारा के लोग शामिल रहते हैं। तो मैंने इन 8 बिंदुओं को विशेषताओं के रूप में चिन्हित किया है। अब हम लोग इसके एक एक करके इसको देखते हैं। इसमें पहला बिंदु है कि उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होता है। इस प्रणाली में, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, समाज में, देश में जो भी साधन पाए जाते हैं, जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं, उस पर पूरे समाज का समान रूप से अधिकार होता है। किसी के पास प्रचुर मात्रा में वो नहीं मिलेगा, किसी के पास न्यून मात्रा में नहीं मिलेगा, सब पर पूरे समाज का समान रूप से अधिकार रहेगा। इस पर किसी विशेष वर्ग का या उसके लोगों का इस पर अधिकार नहीं रहता है। दूसरा जो बिंदु है हमारा, वो है कि सरकार या राज्य नामक जो संस्था होती है, उसकी इस व्यवस्था में अनुपस्थिति पाई जाती है। साम्यवादी विचारधारा के लोगों की मान्यता है कि जो भी सत्तासीन लोग रहते हैं, जो भी सरकार या राज नामक संस्था रहती है, वह शोषक वर्ग का समर्थक होती है और वह मिलकर शोषित वर्ग को शोषण करती है। इसलिए ये लोग इस व्यवस्था को नहीं मानते हैं। तीसरा जो हमारी विशेषता की बिंदु है, वो है कि शोषक वर्ग का इसमें अंत हो जाता है और शोषित वर्ग का समाज के संसाधनों पर आधिपत्य हो जाता है, अधिकार हो जाता है। शोषित वर्ग द्वारा शोषक वर्ग का अंत करके इस व्यवस्था में संसाधनों पर अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया जाता है। तो ये इस प्रणाली की, इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें कोई शोषक वर्ग ही नहीं होता है, सब लोग समान होते हैं। शोषक और शोषित वर्ग का जो बंटवारा है वो इसमें समाप्त हो जाता है। चौथा जो बिंदु है हमारा, वो है कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य लिया जाता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार भुगतान किया जाता है। ये इस विचार प्रणाली की, इस अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है कि सबको सबसे तो काम उसकी योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार मिलेगा, लेकिन उसको पैसा उतना ही दिया जाएगा जितना में उसको अपनी ज़रूरतों की पूर्ति हो जाती है। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि एक इंजीनियर में अगर एक के परिवार में 2 सदस्य हैं और एक मजदूर के घर में भी 2 सदस्य हैं, तो दोनों को अगर 100 रुपया में खर्च चल जाता है, ज़रूरत है, तो दोनों को कार्य अलग अलग लिया जाएगा, लेकिन पेमेंट 100 रुपया ही किया जाएगा। अगला जो हमारा बिंदु है वो है कि समता मूलक एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर बल। यह इस प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है कि इस प्रणाली में समता मूलक सभी समान रूप से रहेंगे और समाज में कोई भी विशेष वर्ग नहीं होगा, किसी प्रकार की वर्ग व्यवस्था नहीं होगी। ये लोग इस पर विशेष बल देते हैं। इस प्रणाली में इस विचारधारा के पोषक तत्व रहते हैं। अगला जो हमारा बिंदु है वो है कि इस व्यवस्था में निजी संपत्ति रखने का किसी को अधिकार नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी सदस्य इस व्यवस्था के तहत आने पर अपने पास निजी संपत्ति को नहीं रख सकता है, वह उसको अधिकतर संचय नहीं कर सकता है। चूँकि सब में समान रूप से संपत्ति का वितरण होता है, इसीलिए किसी को उसका संग्रहण करने का अधिकार नहीं होता है। अगला बिंदु है स्वतंत्रता एवं समानता। इसमें इस प्रणाली में एक दूसरे के पूरक होते हैं। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के द्वारा ये सीमित होते हैं। सबको स्वतंत्रता समान रूप से मिलती है और यह स्वतंत्रता किसी अन्य व्यक्ति, अन्य सदस्य, अन्य नागरिक के स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकती है। इसमें सबको समान रूप से हर चीज़ की स्वतंत्रता मिलती है। स्वतंत्रता में सबको समानता होती है और ये स्वतंत्रता और समानता इसीलिए एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसमें विरोधी नहीं होते हैं। 8वां जो हमारा बिंदु है वो है कि इसमें सामाजिक एवं आर्थिक न्याय पर विशेष बल दिया जाता है।
यह प्रणाली, यह व्यवस्था सामाजिक और आर्थिक न्याय का पक्षधर है, प्रबल समर्थक है। समाज में, देश में सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से किसी को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है। सबको समान रूप से न्याय उपलब्ध कराया जाएगा। ये इस व्यवस्था की एक अन्य बड़ी विशेषता है। अब हम लोग साम्यवादी अर्थव्यवस्था के गुणों को देखते हैं। इस अर्थव्यवस्था के कौन कौन से गुण हैं। तो जो हमारा पहला है वो है कि इस व्यवस्था में आर्थिक असमानता नहीं पाई जाती है। आर्थिक असमानता का इसमें कहीं कोई स्थान नहीं होता है। दूसरा है कि इसमें धन संग्रहण या केंद्रीयकरण संभव नहीं होता है। आप मुट्ठी भर लोग धन का संग्रहण या केंद्रीयकरण नहीं कर सकते हैं। इस व्यवस्था में व्यापार चक्र की अनुपस्थिति नहीं पाई जाती है। एकाधिकारी प्रवृत्तियों की इसमें संभावना नहीं होती है। इस व्यवस्था में वर्ग संघर्ष नहीं पाया जाता है, उसका अभाव होता है। इस व्यवस्था में सबका और समान विकास होता है। इस व्यवस्था में सामुदायिकता की भावना होती है। यह सामाजिक कल्याण से प्रेरित होता है। तो ये 8 बिंदु में इसके गुणों को हमने समाहित किया है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था के ये 8 गुण हैं और अब हम लोग एक एक गुण का हम लोग गहराई से इसके बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम पहले गुण को देखते हैं, वो है आर्थिक असमानता का अभाव। इस व्यवस्था या प्रणाली में आर्थिक असमानता नहीं पाई जाती है, क्योंकि सबको उसकी आवश्यकता के अनुसार ही भुगतान किया जाता है कार्य करने का। इसीलिए किसी के पास भी अतिरिक्त राशि की बचत नहीं होती है। क्योंकि इस व्यवस्था में कोई शोषक वर्ग नहीं होता है, इसीलिए किसी प्रकार की असमानता नहीं पाई जाती है। सब में समान रूप से संसाधनों का वितरण, आय का वितरण किया जाता है। दूसरा बिंदु है हमारा कि इस व्यवस्था में धन का संग्रहण या केंद्रीयकरण नहीं होता है। इस व्यवस्था के तहत किसी को अपने पास बहुत अधिक धन इकट्ठा करने का या रखने का अधिकार नहीं होता है। लोगों के पास अधिक धन होता ही नहीं है। आवश्यकता अनुसार धन की प्राप्ति होती है, इसीलिए वो लोग धन का संग्रहण करने में अक्षम होते हैं और कोई अगर गलती से करता भी है तो उस पर बहुत ही कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। तीसरा जो हमारा बिंदु है, इसमें व्यापार चक्र की अनुपस्थिति पाई जाती है। इस व्यवस्था में कोई भी लाभार्जन की दृष्टि से चूंकि यह संचालित नहीं होता है, कोई भी प्रकार का व्यापारी केवल अपने आवश्यकता को लेकर ही चलता है, इसीलिए इसमें व्यापार चक्र तेजी अथवा मंदी नहीं पाई जाती है। इसमें एकाधिकारी प्रवृत्तियों की संभावना नहीं होती है। एकाधिकारी प्रवृत्तियों को इस व्यवस्था में पनपने ही नहीं दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार के संसाधनों को अपने हाथों में एकत्रित करने का अधिकार नहीं होता है, इसीलिए इस व्यवस्था में एकाधिकारी प्रवृत्तियां जन्म नहीं ले पाती हैं। पांचवा जो बिंदु है वो है हमारा कि इसमें वर्ग संघर्ष का अभाव पाया जाता है। क्योंकि इस व्यवस्था में कोई शोषक वर्ग नहीं होता है, कोई शोषित वर्ग नहीं होता है, कोई सर्वहारा नहीं होता है, कोई अमीर नहीं होता है, कोई पूंजीपति नहीं होता है। सब में संसाधनों का वितरण समान रूप से होता है, इसीलिए सारे लोग संतुष्ट होते हैं। उनमें वर्ग संघर्ष की किसी प्रकार की स्थिति नहीं पाई जाती है। छठा जो हमारा बिंदु है वो है कि इस व्यवस्था में सबका और समान विकास सबका किया जाता है और वह विकास समान रूप से समानता के आधार पर ही होता है। इस थ्योरी पर, इस सिद्धांत पर इसमें विशेष बल दिया जाता है कि सबका और समान विकास, ये इस व्यवस्था का मर्म बिंदु है। सातवां जो हमारा बिंदु है वो है सामुदायिकता की भावना। इस व्यवस्था में लोग आपसी
सौहार्द से सामाजिक सौहार्द के साथ कार्य को अंजाम देते हैं। जो भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उसमें सामुदायिकता की भावना होती है, प्रतियोगिता की, प्रतिस्पर्धा की इसमें अभाव पाया जाता है। भाईचारे की स्थिति समाज में बनी रहती है। लोग आपस में तालमेल के साथ कार्य करते हैं और आर्थिक क्रिया में सहयोग करते हैं। 8वां है हमारा कि यह सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर इस व्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। इस व्यवस्था का जो अंतिम बिंदु होता है वो होता है कि व्यक्ति नहीं, समाज का कल्याण। अब हम लोग देखते हैं कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था के कौन कौन से दोष हैं, किसके आधार पर इस व्यवस्था का आलोचना किया जाता है, क्यों इसकी आलोचना की जाती है। तो पहला है कि यह व्यवस्था अव्यवहारिक है और आदर्शात्मक है। दूसरा, यह सरकार विरोधी है। यह अराजकता की प्रबल संभावना इस व्यवस्था में होती है। इसमें योग्यता की उपेक्षा की जाती है और कार्य प्रेरणा का इस व्यवस्था में अभाव पाया जाता है। तो ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था के 5 प्रमुख दोष हैं। अब हम लोग इसका एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। पहला इसका जो दोष है वो है कि यह प्रणाली अव्यवहारिक एवं आदर्शात्मक है। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आदर्श की बातें बहुत हैं, लेकिन यह व्यवहारिक नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दुनिया की जो स्थिति है उस व्यवस्था में आज यह अनुपयोगी सिद्ध हो गई है। इसको व्यवहार में लाना बहुत ही मुश्किल है आज के समय में। ये इसकी अव्यवहारिकता इसका सबसे बड़ा दोष है। दूसरा बिंदु है कि यह व्यवस्था सरकार का विरोधी है। यह सरकार को पोषक मानती है शोषक वर्ग का। यह मानती है कि सरकार अमीरों के साथ मिलकर गरीबों को लूटती है, लेकिन जब सरकार नामक संस्था नहीं रहेगी तो समाज में अराजकता की स्थिति फैल जाती है। तीसरा जो बिंदु है उसमें योग्यता की उपेक्षा इस व्यवस्था के तहत किया जाता है। लोग अपनी क्षमता अनुसार कार्य तो करते हैं, लेकिन उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार ही भुगतान किया जाता है। इससे उनके योग्यता का हनन होता है, योग्यता की उपेक्षा होती है, कार्य क्षमता उनकी गिरती है। इससे उत्पादन प्रभावित होता है, आय राष्ट्र का आय, राष्ट्रीय आय प्रभावित होता है। इस व्यवस्था में कार्य प्रेरणा का अभाव पाया जाता है। लोग कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। कोई अगर अधिक कार्य करना चाहता है उसको इसकी प्रेरणा नहीं मिलती है, क्योंकि वो जानता है कि हमको पैसा उतना ही मिलेगा, अधिक नहीं मिलेगा। इसीलिए इस व्यवस्था में कार्य करने का अभाव पाया जाता है। इसका 5वां बिंदु है कि इसमें अराजकता की स्थिति संभव होती है, क्योंकि इसमें नियामक संस्था का अभाव होता है। इसमें सरकार का जो है अस्तित्व नहीं होता है। इसीलिए इस व्यवस्था में आगे चलकर अराजकता की संभावना फैल जाएगी, इसकी प्रबल संभावना रहती है। तो ये 5 बिंदुओं पर इस व्यवस्था की आलोचना की जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। आप अपने महत्वपूर्ण सुझावों को कमेंट्स बॉक्स में दर्ज करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप हमको अनुमति दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।